तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने पिछले टॉपिक से ही आगे। वो कुछ इस तरह से कि हम पढ़ रहे थे पहले सबसे पहले हमने जिक्र किया मोलैरिटी का। मोलैरिटी के बाद हमने जिक्र किया नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का। ठीक है, अब इससे हम मजीद आगे की तरफ जा रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे एक और कंसंट्रेशन यूनिट, या आप कह लें कि एक एक्सप्रेशन सिस्टम जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो है हमारे पास मोलैलिटी। ठीक है जी, ये मोलैलिटी क्या है और इसका दूसरों से क्या ताल्लुक है और किस तरीके से ये क्या कहते हैं काम करता है कंसंट्रेशन यूनिट, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बुक की तरफ चलेंगे। देखें, बुक ये कहती है कि इन एडिशन टू मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, जो कि हमने पहले पढ़ा है, अनदर यूजफुल कंसंट्रेशन यूनिट इज मोलैलिटी। एक और भी है, जैसे हमने कहा था कि वाइडली यूज तो मोलैरिटी होती है और नॉर्मेलिटी बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ एक बात और पता चलते हैं कि जो मोलैलिटी है वो भी काफ़ी इस्तेमाल होती है, लेकिन मोलैरिटी और मोलैलिटी के दरमियान एक रिलेशनशिप रहेगा। ये थोड़ा सा आगे जाके सीखेंगे कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक हम उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले हम आते हैं, इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। कहता है द 1 मोलर सोल्यूशन कंटेन्स 1 मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर ही समझ में आ जाएगी। अगर आप लोगों ने मोलैरिटी को अच्छी तरह से पढ़ लिया था तो वहां पर ये लिखा था कि 1 मोलर सोल्यूशन कंटेन 1 मोल पर लीटर या 1000 ml मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट, और वहां पे सॉल्वेंट की जगह था सोल्यूशन। ठीक है, ये तारीफ में फर्क है। मतलब जो टोटल सोल्यूशन होगा वो आपके पास 1 लीटर कह लीजिए या 1000 मिलीलीटर, ये किसके लिए था, मोलैरिटी के लिए। अब यहाँ जो मोलैलिटी आपके पास है उसके अंदर ml यानी वॉल्यूम की जगह पर 1000 ग्राम यानी मैस दिया गया है, और किस चीज का, सॉल्वेंट का। तो ये आपके पास फर्क हो गया। मैं दोबारा तारीफ कर देता हूँ। 1 मोलर सोल्यूशन कंटेन 1 मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसको एलेबोरेट करता हूँ। द मोलर कंसंट्रेशन इज कन्वीनियंट इन फिजिको केमिकल मेजरमेंट्स, यानी हम ज्यादातर समझ लीजिए ऐसी मेजरमेंट ले रहे हैं जो फिजिकल मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, यानी ज्यादातर जैसे फिजिक्स में हम काम करते हैं और वहां पे हम कुछ मेजर करते हैं, तो अगर हम कुछ ऐसी चीजों से, ऐसे तरीकों से काम लेके जा रहे हैं बेटा कि आपको फिजिकल मेजरमेंट्स लेनी है। फिजिकल से मतलब किसी चीज को नापना तोलना, लेकिन बड़ी क्वांटिटी के अंदर। या यूं समझ लीजिए कि जैसे अगर हम एक एटम को तोल रहे हैं जस्ट, तो ये हमारे पास एक तरह की केमिकल मेजरमेंट है, एटम मोल्स की शक्ल में या किसी दूसरे कंसंट्रेशन की शक्ल में। ठीक है, लेकिन अगर कुछ सॉलिड चीजें आ जाती हैं जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह का फिजिकल सिस्टम कहलाता है। बहरहाल इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आप समझ लें कि कुछ ऐसा दरमियाना हिस्सा लिंक है बिटवीन द फिजिकल और केमिकल मेजरमेंट्स के दरमियान। ठीक है, जैसे फिजिकल में आपने मजीद और भी मेजरमेंट्स पढ़ी हुई हैं जो हम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं। कि जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वहां आप क्लियर हो जाएगा मामला कि भाई ये किस तरह की कंसंट्रेशन है। तो लिखता है द मोलर कंसंट्रेशन इज कन्वीनियंट इन फिजिको-केमिकल मेजरमेंट्स ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे कि आप देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वैसे तो ये एफएससी में आ चुकी है, तो वहां पर इसको अच्छी तरह से दोबारा से देखें, याद हो जाएगा। वरना यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, यानी सॉल्यूशन बनाते हुए सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि मैस पर डिपेंड करती है, या बल्कि यूं कहें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर जो है वो क्या कहते हैं, बेस करती है। यानी अगर आपने एक सोल्यूशन बनाया है, उसमें जो मर्जी सॉल्यूट डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितनी मिकदार में डाला गया है, कितने मोल डाला गया है। बहरहाल तो ये आपके पास कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कई किस्म की है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, वेपर प्रेशर लोअरिंग एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज हैं। इनको जब हम स्टडी करते हैं
तो हमें क्या बनाने पड़ते हैं, सोल्यूशन बनाने पड़ते हैं। फिर सोल्यूशंस किस तरह से बनाएंगे, किन एक्सप्रेशन यूनिट्स में बनाएंगे, तो वो हम कह रहे हैं हम बनाते हैं मोलर सॉल्यूशंस बजाय इसके कि हम मोलर बनाएं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यहाँ पर ये भी लिखी हुई है, देखें गौर से नजर आएगी आपको, मोलैरिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। यानी मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक डिफरेंस यहाँ पर भी आपको नजर आएगा, वो ये कि जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर से या टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होती। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आगे समझा दूंगा आपको। फिर आगे चलता है, लिखता है कि मोलर कंसंट्रेशंस आर नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, जैसे मैंने बोला है, एज मोलर एंड नॉर्मल कंसंट्रेशन। मोलर और नॉर्मल कंसंट्रेशन जो होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, मोलर और नॉर्मल। क्योंकि इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है मोलर और नॉर्मल में, वो ये कि ये वॉल्यूमेट्रिक थी, यानी इसमें जो हमारा टोटल सोल्यूशन था वो हमने वॉल्यूम में लिया होता है। ये अपने दिमाग में रख लेंगे बातें, फिर अब मैं आगे समझाता हूँ, फिर और समझ में आएगा। सिंस द सोल्यूशन जो कि वॉल्यूम में लिया जाता है इन मोलर और नॉर्मल कंसंट्रेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वही बात मैंने अभी कहीं दोहरा दी गई है। अब हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और यहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमें मतलब क्या समझना चाहिए मजीद। हाँ जी, देखिए बेटा, आपने एक बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ये पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब आप पढ़ रहे थे चार्ल्स लॉ के बाद, यानी बॉयज लॉ पढ़ा आपने, चार्ल्स लॉ पढ़ा, तो वहां पे आपने ये बात पढ़ी थी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पड़ा है एक खास वॉल्यूम में, चलो कह लीजिए पड़ी है गैस, और आपने यहां लगाया हुआ है बेटा क्या, एक पिस्टन। ये हमने यहां पर पिस्टन भी लगा दिया। ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन है और अगर आप हरारत देंगे तो ये पिस्टन मूव करेगा। तो आपको यकीनन कुछ याद आ रहा होगा कि अगर हम मिसाल के तौर पर, ये हमारे पास एक आग लग रही है यहाँ पर, अब क्या होगा, अब होगा ये कि जैसे हरारत अंदर की तरफ जाएगी, हीट जाएगी अंदर, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने की वजह से जो कि पहले वॉल्यूम यहाँ पर था, पिस्टन के मूव हो जाने की वजह से अब पिस्टन की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, अब वॉल्यूम बढ़ गया है। मिसाल के तौर पर पहले अगर वो V1 था तो अब वॉल्यूम V2 है और आपको नजर आ रहा है कि V2 इज ग्रेटर देन V1। क्यों? क्योंकि पहले टेम्परेचर क्या था, वो कम था। तो टेम्परेचर पहले मान लीजिए T1 था, रूम टेम्परेचर था, फिर आपने गर्म कर दिया और बढ़ा दिया। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई, वो क्या, बड़ी एहतियात से मैं दोबारा से इसको समझा रहा हूँ, आपने अपने दिमाग में रखनी है। जी बेटा क्या कह रहे हैं सना? अच्छा देखो बेटा, यहां पर समझ में आ गया वॉल्यूम, कि वॉल्यूम चेंज हो जाता है टेम्परेचर के चेंज हो जाने से। ये था जी पहला वाला मफहूम जो आपने समझना है। अब आप देखो, अगर हम बात करते हैं मोलर सॉल्यूशन की, तो वो कैसे काम करता है। मोलर भी और नॉर्मल भी सेम वे में काम करते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर हमने कहा कि जब हम मोलर सॉल्यूशन बना रहे थे तो हमने मोल्स ऐड किए थे, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर। मैं यहाँ फिलहाल लिख रहा हूँ 1 लीटर, ठीक है, या आप बोल लीजिए लीटर किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। तो जो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन बनता था वो सॉल्यूशन बनता था वॉल्यूम के एतबार से, ये अपने ध्यान में रखें। अब देखें,
आपने सॉल्यूशन बनाया क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट करना था, तो जाहिर सी बात है आपने सॉल्यूशन बना के रखे हैं ताकि आप उसको इस्तेमाल करें। अब जैसे आपने उसको बना के रख लिया, बना के रखने के बाद आपने कुछ देर हो गई आपको, सपोज कीजिए आपने एक दो, क्योंकि बाजू का बहुत ज़्यादा हमें सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं, वो सॉल्यूशंस बाद में इस्तेमाल होते हैं, बाजू का वो अगले दिन भी इस्तेमाल होते हैं। तो आपने वो बना के रखा, वो मॉर्निंग का टाइम था। उसके बाद ये हुआ कि आपने उसको इस्तेमाल 2-4 घंटे बाद किया और वो थोड़ा सा हो गया दोपहर का वक्त। ये अगर गर्मियों के दिन है तो क्या होगा, दोपहर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर जब आपने सोल्यूशन बनाया था उस वक्त टेम्परेचर और था, ठीक है, ये वाली बात आप जहन में आ रही होगी बात। और जब आपने उसे यूज किया तो टेम्परेचर और था। इसका मतलब ये भी तो लिया जाएगा ना कि जब आपने टेम्परेचर बनाया था तो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो और था, और जब आपने यूज किया तो और है। इसका मतलब ये है कि आपका जो अब जो कैलकुलेशन का आपका मतलब प्रोसेस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप उस वक्त वही वॉल्यूम कंसीडर करेंगे जब आपने सोल्यूशन बनाया था, लेकिन हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे अपनी करंट सिचुएशन के एतबार से, जब गर्मी ज्यादा हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, अब क्या होगा, वो वॉल्यूम वो रहा नहीं। तो इस तरह से मोलैरिटी हो या नॉर्मेलिटी, दोनों सूरतों में ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। यानी वॉल्यूम की तब्दीली ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा ना, बहुत यानी ये क्या कहते हैं कंसिडरेबल होती है सम टाइम, लेकिन होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशन में चाहे फ्रैक्शन में फर्क पड़े, पर फर्क पड़ जाता है, और हमारा जो आंसर होता है वो क्या कहते हैं कंफ्यूजन का में चला जाता है कि भाई उसको पता नहीं लगता कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है नहीं है। हम खुद मतलब अपने तौर पर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं दिल में, क्योंकि थियोरेटिकली हम पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप है। अच्छा, बहरहाल ये हो गई बात किसके बारे में, ये हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का जिक्र कर लिया और इसको जोड़ दिया किसके साथ, मोलैरिटी के साथ। यही अमल जो है वो नॉर्मेलिटी के साथ भी है। अब चलते हैं अभी नेक्स्ट बात की तरफ। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात ये है कि जी आप जो बनाओगे नेक्स्ट सोल्यूशन मोलैरिटी का, इसको बेटा छोटे एम से शो कर ले रहता है, यानी स्मॉल एम मींस मोलैलिटी। अब मोलैलिटी में क्या होगा, मोलैलिटी में हमें ये कहा गया है कि जो आपने सोल्यूशन बनाने हैं वो सोल्यूशन में देखें ऊपर डालेंगे, देखें आपके पास कुछ सॉल्यूट की मिकदार होगी, ठीक है, यहाँ भी ऊपर सॉल्यूट की मिकदार थी, और डिवाइडेड बाय आपने यहाँ लिखा था एहतियात से कि हम सोल्यूशन का जिक्र कर रहे थे, यानी टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम था नीचे। दोबारा बात समझ लीजिए, ये गलती हो जाती है समटाइम। नीचे सोल्यूशन है जिसका क्या है बेटा, वॉल्यूम है, लेकिन जब मोलैरिटी हम बयान कर रहे हैं तो उस वक्त ऊपर सॉल्यूट है, नीचे आपने सोल्यूशन की बजाय इस्तेमाल करना है सॉल्वेंट का वेट। जो सॉल्वेंट का आपके पास वेट होगा वो होगा, यानी अगर यहाँ आप ले रहे थे वॉल्यूम किसके अंदर, लीटर के अंदर, लीटर भी बोल सकते लीटर हैं के अंदर। और 1000 ml भी बोल सकते हैं, जबकि इधर जो सॉल्वेंट होगा वो आपने उसमें क्या लेना है, मैस। मैं दोबारा इसको जरा हाईलाइट करके बना देता हूँ कि आपने लेना है मैस। मैस होगा अगर ग्राम्स में तो वो होगा 1000 ग्राम, और अगर आपने उसको किलोग्राम लिखना है तो पर किलोग्राम। लो जी, अब हमें कुछ समझ में आई बात, वो क्या, मैं इसको थोड़ा सा मजीद बताता हूँ आपको कि सपोज कीजिए आपने एक ले लिया है, इसमें फ्लास्क लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आप बीकर भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि कल हमने कहा था कि जो सोल्यूशन हम तैयार करेंगे वो वॉल्यूम के एतबार से तैयार होगा, जैसे नॉर्मेलिटी का या उससे पहले मोलैरिटी का, तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लेते थे। इसमें आप बेशक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ना लें, आप बेशक यहाँ पर एक क्या कहते हैं बीकर ले लें, तो ये भी अहम है। अब आपने करना ये है कि आप सॉल्वेंट ले लें, बेशक पहले सॉल्वेंट ले लें, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा कम मिकदार में ले लें तो भी मसला नहीं है। आपने बीकर को रख लेना है एक बैलेंस पर, बैलेंस में से बैलेंस को टीयर कर लेना है, अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है आपके पास तो उसमें से बीकर का वजन माइनस हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। फिर आप सपोज कीजिए इसमें वाटर डालने वाले हैं, पानी। जब इसमें आप पानी डालेंगे तो वो आप चेक करते जाएंगे कि कितना हो गया मैस। मिसाल के तौर पर उसका मैस हो गया
कितना 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, तो आप रोक देंगे। यानी अब आपका सॉल्वेंट कितना हो गया 1000 ग्राम। अब उसमें आप में डाल रहे हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट के जो आपके पास मिकदारें हैं बेटा वो मोल के एतबार से हैं कि कितने मोल आपने डालनी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपने सॉल्यूट का 1 मोल ले लिया। सपोज कीजिए आप इसके अंदर डालना चाहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। सोडियम क्लोराइड का जैसे 23 प्लस, ये एटॉमिक मेजरमेंट लिखते हैं हम 35.5, यानी ये बन गया जी 58.5 ग्राम पर मोल, जो 1 मोल का वेट है। जब आपने इसमें डाल के अच्छे तरीके से उसको हिला देना है, ठीक है। वैसे ज्यादातर हम बेटा इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, ये हमारे सॉल्यूट ज्यादा होते हैं यहाँ पर। मैंने फिलहाल NaCl आसान एग्जांपल ली है, लेकिन डिफरेंट जो हमारे पास, जैसे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन पढ़ते हैं, या सॉल्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, तो उसमें हम डिफरेंट किस्म के सॉल्यूट्स इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अब आपको एक बात समझ में आ गई कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में आपने क्या किया बेटा, 1 मोल सॉल्यूट का डाल दिया है। तो अब आपके पास क्या हुआ, 1 मोल डिसॉल्व पर किलोग्राम। अगर ऐसा आपने कर कर ये सोल्यूशन बना लिया तो आप कहेंगे दिस इज 1 मोलल। 1 मोलल, देखो MOLAL, मोलल। तो ये आपके पास आ गया। अगर आप यहाँ पर 2 मोल डाल दें तो 2 मोलल, 3 डाल दें तो 3 मोलल। इस तरीके से डिफरेंट मोलैलिटी के सोल्यूशन बना सकते हैं और फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं। ये था आपके पास सोल्यूशन बनाने का छोटा सा तरीकाकार। लेकिन जो हमारी बहस चल रही थी पुरानी वाली, उस बहस को भी हम यहाँ पर करते हैं। देखें, हम ये कह रहे थे शुरू में कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान एक रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर जो हमारा टोटल सॉल्यूशन बनेगा वो चूंकि हमने किलोग्राम के एतबार से लिया हुआ है, ठीक है, और उसमें वजन लिया हुआ है मैस, तो हम ऐसा रिलेशनशिप नहीं पढ़ते कि मैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी अगर आपका मैस, मिसाल के तौर पर अपना मैस ही ले लें, वो चलो हम ऐसे एवरेज ले लेते हैं 60 किलोग्राम है, तो क्या धूप में वो बढ़ जाता है या वो घट जाता है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। यानी मैथ आपका वही रहेगा, चाहे आप धूप में खड़े हैं, चाहे आप छांव में खड़े हैं, आप ठंड में हैं या नहीं है। इसी तरह से चीज़ों के कोई चीज़ ये नहीं होता कि टेम्परेचर के बढ़ने से भारी हो जाए या फिर हल्की हो जाए, नहीं। हाँ, जैसे आप लोग अपने फिजिक्स में पढ़ते थे, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल जोड़ते हैं फिजिको केमिकल से। एक आप बॉब पढ़ते थे, बॉब। बॉब मतलब लोहे का एक छोटा सा बॉल होता था और उसको एक रिंग से गुजारते थे तो वो गुजर जाता था। फिर बॉब को गर्म करते थे और गर्म कर कर और फिर उस रिंग से गुजारते थे तो रिंग से नहीं गुजरता था। यानी पहले के मुकाबले में वो बॉब फैल गया है, ठीक है, क्योंकि यानी आप इसे थर्मल एक्सपेंशन नहीं बोलते हैं, आप इसको कह लीजिए वॉल्यूम भी बढ़ गया उसका। तो वॉल्यूम टेम्परेचर से बढ़ जाता था, लेकिन ये नहीं होगा कि अगर उस बॉब का वजन मिसाल के तौर पर 200 ग्राम है तो वो बाद में 300 ग्राम या 400 ग्राम हो जाए। नहीं, मैथ नहीं बढ़ेगा, मैथ नहीं रहेगा। तो ये आपके पास एक छोटी सी बात थी कि ऐसा नहीं होता कि अगर हम मैथ्स में कोई सोल्यूशन बनाए तो वो टेम्परेचर के साथ वेरी करे। तो अब आपने चैट, आपने आज सोल्यूशन बनाया है, कल बनाया है, इस्तेमाल बेशक उसको कितने शाम को कर लिया है, दोपहर में कर लिया है, नेक्स्ट डेज में कर लिया है, और वो मोलल सोल्यूशन है, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। आपकी जो कैलकुलेशन होगी, यानी जो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड होगी, उसका आंसर ठीक निकलेगा। फिर प्रैक्टिकल यील्ड से आप उसको क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। तो ये था एक अहम मामला, यानी इस मोलैलिटी को मालूम करना। जो मोलैलिटी है, जैसे मैंने यहाँ पे आप बता दिया कि मोलैलिटी और यहाँ पर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का तस्करा था। इन दोनों में फायदा भी है और क्या कहते हैं बवक्त ज़रूरत उसका इस्तेमाल भी है। हम ज्यादातर इस्तेमाल तो मोलैरिटी को ही करेंगे,
लेकिन जब हमें सिचुएशंस थोड़ी ऐसी डील करनी पड़ेंगी जहां टेम्परेचर की वेरिएशन काफी ज्यादा है, तो हम मोलैरिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, ये था मोलैरिटी और मोलैरिटी के दरमियान फर्क भी। दूसरा, उनको लास्ट लेक्चर में हमने मोलर सोल्यूशन बनाना सीख लिए थे, तो मोलैरिटी भी हमने बनाना सीख ली थी, कैसे बनाते हैं सोल्यूशन, और आज हमने मोलैरिटी भी सीख ली है। मोलैरिटी में हम ये देखते हैं कि जो हमारा बेटा ये जो मोल होता है, ये कितने पार्टिकल्स रखता है। ये पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कीमती है इसके अंदर, जब हम स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ये फिर हम बाद में जैसे आएगा जिक्र और कर लेंगे, लेकिन हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में फिलहाल इतना है कि आपको सोल्यूशन बनाने आने चाहिए और उनकी अहमियत बताओ कि कौन सोल्यूशन कब बनाने हैं। ठीक है, तो ये एक अहम बात है। वैसे आप लिटरेचर जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपके पास लिटरेचर होगा, एक बुक होगी जिसके अंदर ये लिखे होंगे एक्सपेरिमेंट्स के आपने ये करने हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स के जब आप प्रोसीजर्स पढ़ रहे होंगे तो वहीं पर ही वो बताएंगे कि आपने मोलर सोल्यूशन बनाने हैं, मोलर बनाने हैं। तो आपको मतलब खुद से ज्यादा बहुत ज्यादा जज करने की जरूरत नहीं है, बट इतना है कि आप जो लिटरेचर को जो पढ़ेंगे वो आपने बड़े एहतियात से पढ़ना है और याद भी रखना है उसको। तो लिटरेचर्स में ही लिखा होगा कि इतना मोलर सोल्यूशन बनाना है, और इवन के बहुत बहुत सी जगहों पर क्वांटिटीज भी लिखी होती है कि इतनी चीज को या इतने सॉल्यूट को इतने सॉल्वेंट में या इतने सोल्यूशन में मिलाना है, तो वो भी आसानी हो जाती है बहरहाल। लेकिन पता हो कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कंसेप्ट बेस्ड है बेटा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं वापस अपने बुक की तरफ। बुक में यहां तक तो बात हमें समझ में आ गई अब कि यहां पे लिखा था कि मोलैलिटी जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन है, ये क्यों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है बेटा, यानी द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन, इसकी मतलब समझ में आ गई। यहाँ लिखा हुआ है मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ये वाली बात समझ में आ गई। मोलैलिटी अगर 1 है तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन 1 मोलल है, मोलल। और 1 मोलल का मतलब ये है कि 1 मोल शय, जैसे अभी हमने सॉल्यूट लिए और उसको 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में हल कर लिया, और वो क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हल किया, तो सॉल्वेंट भी लिया हमने, सॉल्यूट भी लिया, और ये सोल्यूशन तैयार भी किया, 1 मोलर बयान कर दिया हमने। इसी तरह बेटा आप 2 मोलर भी कर सकते हैं, 3 भी। अगर आपको ये बात समझ में ना आए तो आपके पास जो पुराने फार्मूले हैं जैसे मोलैरिटी के हैं, तो उसी में ही चेंज कर लें। ठीक है ना, वही वही सारे फार्मूले रहेंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि जहां मोलैरिटी लिखे होंगे वहां मोलैरिटी लिखा जाएगा, और जहां जहां वॉल्यूम का तस्करा आ रहा होगा वहां पर मैश का तस्करा आएगा। ठीक है, और ये आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारा उसी तरह ही है, क्योंकि वहां भी 1 मोल या मोल डिसॉल्व पर लीटर था, यहाँ पर मोल डिसॉल्व पर किलोग्राम है। ये कर लेने से काम ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, और वो एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी कैलकुलेशंस। हाउ डू वी कन्वर्ट टू मोलैरिटी, हाउ डू वी कन्वर्ट टू मोलैरिटी। अब हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसिटी कैलकुलेशंस, ये क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखें, जो हमारे पास डेंसिटी वाले मामला हैं, जब भी आपने अगर कभी गौर किया हो, मैंने भी वहाँ एक्सपेरिमेंट कराते हुए कई दफ़ा हाईलाइट किया इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन आप लोगों को हम ज़्यादातर सोल्यूशन उनकी स्टॉक पैकिंग में नहीं देते, यानी स्टूडेंट्स को टीचर खुद बना देते हैं या लैब अटेंडेंट्स बना कर देते हैं। अब ये क्या मामला है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम बाजार से क्या कहते हैं, कोई केमिकल लेके आते हैं, चाहे वो 20 लीटर हो, मतलब 20 लीटर का मतलब है बल्क क्वांटिटी है, थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। या आपके पास छोटी पैकिंग भी होती है 4 लीटर की, ठीक है ना, या फिर जब आप थोड़ा सा और देखेंगे बल्क में तो ड्रम के अंदर आते हैं, यानी पूरा जो ड्रम होता है गैलन्स के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास केमिकल्स आते हैं। अब उन केमिकल्स की मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, अब आप कहेंगे उसकी मोलैरिटी भी 1 होती होगी। देखें, 1 मोलैरिटी या 1 से नीचे आमतौर पर हम 1 या 2 मोलर सोल्यूशन केमिकल लैब में यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारी मोलैरिटीज होती हैं वो होती हैं ऐसे, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, यानी 1 से 1 या 2 या उनसे नीचे।
ये हमारी से मुराद है जब हम लैब में काम करते हैं उस वक्त की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब सोचो कि अगर हम एक मोलर सोल्यूशन ले आते हैं, ठीक है, अब हम बात करें मोलैरिटी के एतबार से। अब मोलर सोल्यूशन ले आते हैं कहाँ से? बाजार से खरीद कर। अब वो 1 मोलर है। अब सपोज कीजिए हमें 2 मोलर सोल्यूशन चाहिए लैब में काम करने के लिए। अब क्या होगा? अब हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, 1 मोल को 2 मोल बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए फिर आपको कंसंट्रेशन करनी पड़ती है, यानी उस सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड करना पड़ेगा। कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि वो सोल्यूशन में जो पानी की मिकदार है, क्योंकि वो सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, तो जो सॉल्वेंट की मिकदार है वो आपको इवेपोरेट करनी होगी। इससे क्या होगा? आप अगर लाए हो मिसाल के तौर पर 1 लीटर, तो वो कम होकर हाफ लीटर में हो जाएगा। जबकि अब हमें लैब में तो काम करना है बहुत सारे लोगों ने, अब सबको थोड़ा थोड़ा चाहिए। अगर वो हमारे पास 500 ml है, हो सकता है वो 500 ml क्या हो जाए? कम पड़ जाए। यानी मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि एक तो हम जब लेकर आएंगे तो ज्यादा क्वांटिटी में लेकर आएंगे, दूसरा हम ये बात कह रहे हैं कि 1-2 मोलर लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह तो परेशानी होगी। 1 मोलर सोल्यूशन अगर 20 बंदों ने लैब में इस्तेमाल करना है और सबको मिसाल के तौर पर 500 ml चाहिए, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी 1000 जो है ना के करीब ml अगर है तो उसके करीब आपको चाहिए। अब 1000 ml आप बार बार लेकर आओगे दुकान से जाकर या फिर मार्केट से जाकर? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक दफा लेकर आते हैं। अब एक दफा जो लेकर आते हैं उसकी मोलैरिटी 1-2 नहीं होती, उसकी मोलैरिटी होती है 18, 16, 12, यानी मुख्तलिफ एसिड्स की बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड 18 मोलर लेकर आते हैं। 18 मोलर हम लैब में यूज नहीं करते हैं, ये इंतहाई कंसंट्रेट होता है और तकरीबन 98% तक प्योर होता है, ठीक है। यानी इसमें 98 100 अगर उसका पूरे पार्ट्स हैं तो उनमें 98 पार्ट एसिड होगा, 2 पार्ट सिर्फ सॉल्वेंट होगा। जबकि हम जो लैब में इस्तेमाल करते हैं उसमें इसका रिवर्स होता है। बड़ी मुश्किल से सॉल्यूट जो होता है वो 1-2 पार्ट्स होता है, यानी 1%, 2%, 10%, 15% हम सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। अब आपको क्या समझ में आया? मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम बाजार से मार्केट से केमिकल लेके आते हैं उसे कहते हैं स्टॉक केमिकल। वो जो स्टॉक होता है वो मिकदार में कम होता है ताकि उसको उठाना आसान हो, ठीक है। ड्रम ना उठा के फिर हर जगह पर 4 लीटर में, 10 लीटर में, 12 लीटर में हम उसको ले आए। और लेकिन उसकी जो मोलैरिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी उसकी देखें 2 बातें हैं। एक है मिकदार, मिकदार से मुरादी होता है कि बीकर में कितना ml आया है, ठीक है, ये मिकदार है, आसान लफ्जों में बात कर लें। दूसरा है उसकी कंसंट्रेशन, यानी वो 1 मोलर है, 2 मोलर है, तो मिकदार कम है लेकिन कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा मोर कंसंट्रेटेड है। इससे क्या फायदा भाई? इससे फायदा ये होगा कि थोड़ी मिकदार में आप लेके आएंगे, यानी एक डब्बे में, डब्बा कह लें आप, चलो ये स्क्रीन के एतबार से एक डब्बा ले आते हैं, डब्बे या आप बॉटल ले आते हैं, ये 18 मोलर है। अब 18 मोलर में से थोड़ी सी मिकदार निकालेंगे, ठीक है, और निकालने के बाद उसमें सॉल्वेंट डाल देंगे, यानी उसको डाइल्यूट कर देंगे, वो फैल जाएगा। अब इससे क्या होगा? स्टॉक की थोड़ी सी मिकदार, जबकि लैब में वो थोड़ी सी मिकदार सारे स्टूडेंट्स के लिए काम आ जाती है। अब वो सोल्यूशन जब आपने डाइल्यूट किया तो कंसंट्रेशन कम हो गई, यानी कंसंट्रेशन आपको चाहिए थी मिसाल के तौर पर 0.1 मोलर, तो आपने 18 मोलर से उसको चेंज कर लिया 0.1 मोलर में। तो इस तरह होगा फायदा कि ज्यादा कंसंट्रेटेड चीज लाने से वो थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल होगी और उसको डाइल्यूट करके लैब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल कर पाएंगे। ये था एक सिंपल सा मामला कि जब भी आप बाहर से लाएंगे तो वो क्या होगा? मोर कंसंट्रेटेड। अब हम क्या करते हैं, जब ऐसे स्टॉक में लेके आते हैं या हम एक केमिकल को बनाते हैं तो उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन से ज्यादा डील नहीं करते, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेट होती है, उसकी एग्जैक्टली नहीं होती समटाइम, ठीक है। वो फिर हम बाद में उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, पता करते हैं कि वाकई में कितनी है। लेकिन पहला मामला क्या है, जब आप उसको स्टॉक में लेकर आओगे तो आप या उसे बनाओगे, या कह लीजिए अभी वो कारखाने में बना है, ठीक है, और इंडस्ट्रीज में, और वहां से आप उसे लेकर आ रहे हो, तो फिर आप उसकी मोलैरिटी नाप के नहीं लेके आते, फिर उसकी हम ग्रेविटी या फिर डेंसिटी या उसकी परसेंटेज के मुताबिक उसको लेते हैं। तो ये एक अहम बात है कि हमें अब ना मोलैरिटी चाहिए, ना नॉर्मेलिटी चाहिए, ना फॉर्मेलिटी, ना मोलैलिटी, बल्कि अब हम उसकी डेंसिटीज के एतबार से सोल्यूशन को लेंगे। जो सोल्यूशन जितना ज्यादा डेंस होगा आमतौर पर वो उतना कंसंट्रेटेड होता है। बहरहाल अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, और बुक वाला क्या कहता है देखें।
देखिए बुक में ये लिखा है, जो मैंने बातें कर दी हैं बहुत सारी यहाँ पर है, मैं चंद बातों को मजीद यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा। कहता है डेंसिटी कैलकुलेशंस, हाउ डू वी कन्वर्ट टू मोलैरिटी, यानी हम लेके डेंसिटी में आएंगे सोल्यूशन, लेकिन उसे चेंज कर लेंगे मोलैरिटी में, और कैसे कर लेंगे ये हमारे पास एक सवाल निशान यहाँ पर लगा हुआ है, जिससे कि आपको नजर भी आएगा बेटा। ये रहा, ठीक है। अब चलते हैं समझने के लिए कि क्या कहता है। द कंसंट्रेशंस ऑफ मेनी फेयरली कंसंट्रेटेड, फेयरली बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड कमर्शियल एसिड्स, कमर्शियल जो यानी इंडस्ट्री से आ रहा है, एंड बेसिस कोई भी हो, आर यूजुअली गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंट बाय वेट, यानी मोलर में नहीं लेकर आ रहे, परसेंट बाय वेट में लेकर आ रहे हैं, परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट होती है। आगे लिखता है it is frequently necessary to prepare solutions of a given approximate molarity from the base from these solutions, यानी बेस सॉल्यूशन भी बोलते हैं, बेस सॉल्यूशंस या बेस सब्सटेंसेस और these substances, मतलब आप जो लेकर आओगे वो तो और हैं, उनमें से निकाल कर आपने लैब के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है, और अपनी मर्जी की मोलैरिटी बनानी है। ये कहता है इन ऑर्डर टू डू सो वी मस्ट नो द डेंसिटी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। अब आप वो जो बाय परसेंट लेकर आए हो सोल्यूशन, ठीक है, उस जो बोतल लेकर आओगे उस पर लिखोगे ये परसेंटेज है, ये उसकी डेंसिटी है, ये उसकी फॉर एग्जांपल ग्रेविटी है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें वहां पर लिखी होंगी बेटा, नजर आएंगी आपको, स्टॉक आप जाके बोतल में पढ़िएगा सब कुछ लिखा होता है वहां पर। तो वो कहता है अगर आपको उस परसेंटेज को मोलैरिटी में चेंज करना है तो फिर क्या करना होगा, फिर आपके पास एक और इल्म होना चाहिए जो कहलाता है डेंसिटी, ठीक है। तो यही बात उसने समझाई है। वो कहता है डेंसिटी अब क्या होती है, कहता है डेंसिटी इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। यूजुअली देखिए जिस तरह से वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट था, इसी तरह से जो डेंसिटी है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद आ रहा है D इज इक्वल टू एम ओवर वी, इसमें भी वॉल्यूम है, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज रहेगा, अगर वॉल्यूम चेंज रहेगा तो डेंसिटी भी चेंज रहेगी। तो यहाँ पर इसलिए लिखता है कि जब भी आप कहते हैं डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो वो एक खास टेम्परेचर पर मिकदार रखेगी, लेकिन ये जो यूनिट होगी इसकी वो ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आमतौर पर जो स्टैंडर्ड रखा जाता है वो ये है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी सोल्यूशन की या किसी भी सब्सटेंस की क्या डेंसिटी है। 1 मिलीलीटर इज अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बेटा आपके दिमाग में रहे, मैं कई बार बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। हम ये कहते हैं हमेशा कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है एक, यानी 1 ml बराबर होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के। तो वो भी ये कह रहा है कि 1 मिलीलीटर का क्या मतलब है, का मतलब ये है कि ये इतना वॉल्यूम है जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, एक डब्बा हो ना, उस डब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3, यानी उसकी क्या कहते हैं आप कह लीजिए मेजरमेंट्स होती हैं, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई या कह लीजिए लेंथ ब्रेड्थ विड्थ 1-1 सेंटीमीटर हो, तो वो डब्बा जितना बड़ा होगा, जितना भी होगा, उसमें जो मिकदार आप भरोगे वो मिकदार 1 ml या मिलीलीटर कहलाती है। तो 1 मिलीलीटर वो वॉल्यूम है जो उस डब्बे में आए जिसकी हर एक यानी लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ 1-1 सेंटीमीटर हो। तो इसके बाद लिखता है, हाँ बेटा अलीना कुछ बोल जी रहे हैं जी। आप, एक आपकी आवाज नहीं आती, कोई ऐसा माइक के करीब, चलें अच्छा आगे चलते हैं। आवाज बेटा आप किसी और को आ रही है, कोई सवाल समझ में आया किसी को इसका? सर टाइम खत्म हो गया। चलो टाइम अभी बस खत्म हो गया, 2-3 मिनट में खत्म कर देते हैं। यस सर। समटाइम्स सब्सटेंसेस लिस्ट, देखो लिखता है जब हम चीजें लेकर आएंगे लिस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी रेदर देन डेंसिटी। अच्छा ऊपर हम डेंसिटी का जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं समटाइम डेंसिटी की बजाय ग्रेविटी भी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इस्तेमाल करते हैं। बेटा इसको म्यूट करो अपने इसका, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इज डिफाइंड एज द रेशो। अब आप रेशो को ध्यान में रखो कि रेशो होती है कोई चीज। अब रेशो से क्या मुराद होगा भाई, रेशो से मुराद होगा कि आपके पास एक रेशो है बटा, तकसीम करना है आपने, तकसीम किसे करना है, कहता ये है मैस ऑफ द बॉडी, आप बेशक यूं बोलो मैस ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मैस ऑफ द बॉडी, ठीक है, डिवाइडेड बाय
mass of the body of a solution, ये solution हो सकता है, यहाँ पे दो solution भी हो सकते हैं, बाजू कहते हैं एक reference भी हो सकता है, बहरहाल ये हम जिक्र करेंगे। That is specific gravity, sorry, यूजुअली एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपने जो मैस देना है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए। टू द मैस यानी बटा, टू का मतलब है बटा, टू द मैस ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4, वाटर क्या है, ये आपके पास चल लीजिए सॉल्वेंट है, लेकिन इसको आप रेफरेंस भी बोल सकते हैं, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी दो चीजें आपके पास एक तो है सोल्यूशन का मैस और एक आपके पास वो मैस है जो है किसका मैस, वाटर का मैस, ठीक है। लेकिन आपने इन दोनों को लेना किस पे है, एक खास वॉल्यूम के, इक्वल वॉल्यूम, यानी जितना वॉल्यूम आप, वॉल्यूम का मतलब है यहाँ लिख लें वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आपने सॉल्यूशन का लिया है उतना ही वॉल्यूम आपने वाटर का लेना है, ठीक है। और ये लेना किस पर है बेटा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप ये काम कर रहे हैं और इन दोनों को हल करने के बाद आंसर निकाल रहे हैं, तो वो आंसर आपका क्या होगा बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। हाँ, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो कैसे, आपको पता है D इज इक्वल टू एम ओवर वी, तो ये क्या है एम ओवर वी, तो आप बोल लें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ओवर एम ओवर वी डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अगर आपने दोनों डेंसिटीज की रेशो ले ली तो भी आप क्या निकाल रहे हैं बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिलहाल मैं यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये आप बताओ। तो भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में एक लाइन और भी लिखी है, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द टू सब्सटेंसेस। मतलब आप ये देख रहे हो कि ये एक सब्सटेंस और ये दूसरा सब्सटेंस, इन दोनों की क्या ले लिया आपने, रेशो। और ये Densities. हाँ, यानी रेशो लेकर डेंसिटी आपने ये ले लिया बेटा। ये डेंसिटी ना बोले, ग्रेविटी बोले, मतलब दोनों डेंसिटीज की रेशो लेकर आपने ग्रेविटी मालूम कर ली है। इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ये मजीद आप खुद भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा क्विकली पढ़ देता हूँ। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, आप पढ़ते हो ना वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जिसमें डायरेक्शन भी होती है, तो इसमें कहता है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सिंस द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 का एक अहम मतलब है, जब भी पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो मोस्ट डेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर पानी की जो डेंसिटी है वो हम ज्यादातर लेते हैं, इस वक्त पानी की डेंसिटी भी और ग्रेविटी भी सेम होती है। तो यही बात लिखता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 है ग्राम पर मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आर इक्वल, ये आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हेन रेफर टू द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी को जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखोगे तो उसकी ग्रेविटी डेंसिटी सेम होगी, बट नॉर्मली स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रेफर टू द वाटर। लेकिन आपको हमने क्या कहा है कि हम ज्यादातर जो टेम्परेचर, देखो ये नहीं होगा कि आपने लैब में काम करें, लैब का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पानी का आप 4 पे ले लोगे, नहीं, आपको पानी का भी 20 पे ही लेना पड़ेगा। तो लिखता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी इज इक्वल टू, अब अगर आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या निकालनी है, डेंसिटी निकाली, तो कहता है फिर आपको यूं निकालनी चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 0.99821 ग्राम। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वाटर की डेंसिटी आ जाएगी किस पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यही बात को लिखता है। 20 degree. हाँ जी, तो यहीं पे लिखता है कि बट नॉर्मली स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रेफर टू द वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी इज इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई दैट। ये क्या है, कहता है ये 0.99821 क्या है, कहता है द डेंसिटी ऑफ अ वाटर है जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया ग्रेविटी से, ये आमतौर पर 1 होगी, ग्रेविटी 1 होगी। तो डेंसिटी को जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो जो आपके पास बेटा आंसर आएगा वो भी ऑलमोस्ट ही आ जाएगा 0.9। आपको याद होगा जब हम पानी की डेंसिटी लिख रहे थे, जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हुए, तो हमने अक्सर औकात जो पानी की जो डेंसिटी थी वो 0.99 ही ली थी, ठीक है। तो यही वो वहाँ पर मामला था। यहाँ तक मजीद बेटा थोड़ा सा और रीड कर लेंगे जितना आपका दिल करता है, बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आप कोशिश करें कि हल करें, ठीक है। फिलहाल आज तक के लिए फिर इतना ही, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बेटा फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।